हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट पेपर की। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो PYQs होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सीटेट के पेपर में। तो आज से हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी PYQs हैं सीटेट के वो मैं आपके साथ क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम डेट है ये कब की है, 6 Feb 2023 की PYQ है, यानी कि जो बुकलेट है वो 6 Feb 2023 का है। तो मैं आपके साथ इस सीरीज़ को डिस्कस करूँगी। और आपको पता होगा अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये स्पेसिफ़िक है 6 to 8 के लिए, और वो भी किसके लिए है, ये सोशल साइंस के लिए। तो आपको पता होगा एक सोशल साइंस का होता है और एक साइंस का पेपर होता है। तो जो मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी वो सोशल साइंस से रिलेटेड होगा, और वो किसके लिए है, ये 6 to 8 के लिए है ये पेपर। तो आपको पता होगा कि CDP आती है हमारी, इसमें CDP आती है। एंड अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ इसका पैटर्न एक बार, तो इसमें आती है हमारी CDP, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेट इज़ SST, देन आती है हमारी इंग्लिश एंड हिंदी। तो CDP के आते हैं 30 क्वेश्चंस, SST के आते हैं 60 क्वेश्चंस, इंग्लिश के अगेन आते हैं 30 क्वेश्चंस, और हिंदी के भी आते हैं 30 क्वेश्चन। तो ओवरऑल हमारा ये होता है 150 मार्क्स का, जिसमें से हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए डेट इज़ 90 मार्क्स हमें लाने पड़ते हैं इस 150 मार्क्स में से। तो फिर मैं आज आपके साथ CDP डिस्कस करूँगी, CDP 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम SST को डिस्कस करेंगे, ऐसे इंग्लिश और हिंदी। तो SST जो होती है 45 क्वेश्चंस कंटेंट रिलेटेड आते हैं, यानी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, एंड 15 क्वेश्चन होते हैं आपके पैडागोजी से। और इंग्लिश हिंदी ये आपकी पैडागोजी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस काफ़ी सारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेशन है दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसे हम CDP बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब कि बच्चे की वृद्धि और विकास, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, में कौन सा कारक प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेरेंटिंग स्टाइल, सेकंड है जेनेटिक मेकअप, थर्ड है स्कूलिंग एक्सपीरियंस, फोर्थ है पर्सनल इंटरेस्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड और थर्ड वाला सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है B वाला फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट बोल रहा है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। और D ऑप्शन क्या कह रहा है कि चारों सही है। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। D ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होगा, इसका मतलब चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो वृद्धि और विकास दोनों क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, यानी हेरिडिटी में होते हैं। संगठन और पर्यावरणीय कारकों और सभी अन्योन्याश्रितों के बीच एक जटिल संतुलन एवं विनियमित होते हैं। अनुवांशिकता वृद्धि और विकास की सीमा को निर्धारित करती है, जो संभव है, लेकिन पर्यावरण स्थिति को निर्धारित करता है जिससे क्षमता हासिल की जाती है। अतः एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्न कारणों पर प्रभावित करती है। देख सकते हैं हम, पहला क्या है, परवरिश पर, परवरिश की जो शैलियाँ हैं, अनुवांशिक ढांचा संरचना, विद्यालयी अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, डेवलपमेंटल चेंज इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आर यूनिवर्सल टेकिंग प्लेस एट द सेम पेस अक्रॉस कल्चर, यानी सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति होती है। आर अनडाइमेंशनल एंड लीनियर, एक आयामी और रैखिक होता है। थर्ड है हमारा आर अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स, यानी कि वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतरक्रिया है। आर इररिवर्सिबल एंड प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड, यानी कि ये क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, जो कि पैर की अंगुलियों से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि क्या है ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है ये इंटरेक्शन है। ये आपने पढ़ा होगा अपने बीएड में भी। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मानव विकास आनुवांशिकता और परिवर्तन दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है, क्योंकि बच्चों का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि किससे रिलेटेड है, अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से सीडीपी जो है यानी सीटेट जो है वो अजर्सन और रीजनिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स प्रोसीड थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम मैनर एट द सेम एज, यानी कि सभी संस्कृति के जो बच्चे हैं वो एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। इसका रीजनिंग क्या है, चाइल्डहुड इज़ यूनिवर्सल एंड अनडाइमेंशनल। ओके, तो देखते हैं यूनिडाइमेंशनल। तो देखते हैं बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो अगर हम इसका अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन आएगा कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या अजर्सन सही है, रीजनिंग गलत है, या फिर इसका परफेक्ट रीजनिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि अजर्सन एंड रीजनिंग दोनों ही क्या है गलत है, क्योंकि बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है। यानी कि इसने क्या बोल दिया था, यूनिडाइमेंशनल है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि सबके विकास की यानी वृद्धि की जो भी स्थिति होती है, क्योंकि सभी की पृष्ठभूमि और संस्कृति क्या होती है अलग अलग होती है। तो इसलिए जो अभिकथन यानी अजर्सन एक है वो क्या हो जाएगा, संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र में विकास के चरणों से गुजरते हैं। और जो इसका तर्क है वो क्या कह रहे हैं कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। अतः इस संदर्भ में अजर्सन और रीजनिंग हमारे दोनों क्या हैं गलत हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अजर्सन और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो अजर्सन क्या कह रहा है, सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली एट स्कूल वंस द चिल्ड्रन बिगिन टू गो स्कूल, यानी कि सामाजिकरण जो होता है स्कूल में होता है जब बच्चे क्या करते हैं स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो हम इसकी रीजनिंग क्या कह रही है, स्कूल इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि स्कूल जो है वो द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें भी दोनों ही क्या हैं जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है वो क्या हैं गलत हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कह रहा है, समाजीकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार मूल्यों मानदंडों और सामाजिक कौशल को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समाजीकरण के प्रमुख एजेंटों में परिवार और स्कूल शामिल हैं, लेकिन मीडिया सहकर्मी समूह और प्रमुख सामाजिक संस्थान जैसे धर्म कानूनी व्यवस्था भी शामिल है। तो इस संदर्भ में समाजीकरण स्कूल में ही नहीं वरना परिवार मीडिया व आसपास वातावरण से भी होता है। तो हम जो बच्चों का समाजीकरण है ज़रूरी नहीं कि स्कूल में हो, वो हमारे नेबरहुड में हमारी फैमिली में मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो हमारा अजर्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, और रीजनिंग में क्या है हमारा गलत, क्योंकि स्कूल सिर्फ नहीं बल्कि पड़ोस मीडिया सहकर्मी समाज समूह और समाज कानून आदि भी क्या है हमारे द्वितीय वर्ग के हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, डेट इज सीमा इज स्केयर टू ईट स्वीट्स फ्रॉम द किचन विदाउट हर मदर्स परमिशन। शी थिंक्स that if her mother get to know about it then she will be punished. Identify the stage of moral development of Seema crossing to the Kohlberg's theory of moral development. तो सीमा बच्ची है जो क्या करती है किचन से स्वीट्स लेके नहीं खाती, क्योंकि क्या करती है अपनी मदर से डरती है। तो देखते हैं ये कौन सी स्टेज में है। तो हमारा फर्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, सेकेंड है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, थर्ड है हमारा फॉर्मल स्टेज, और फोर्थ क्या है हमारा कन्वेंशनल स्टेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि वो कौन से स्टेज में है, प्री कन्वेंशन स्टेज में है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँ तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में है। यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र में बच्चों को निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के लिए परिणामों से प्रभावित होते हैं। इस चरण में भी 2 चरण हैं। पहला क्या होता है, आज्ञाकारिता और दंड, और दूसरा क्या होता है, व्यक्तिवाद और विनिमय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, रीइंफोर्समेंट, रिहर्सल और एल्गोरिदम। यानी कि पियाजे के अनुसार से संज्ञानात्मक विकास की इस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चों में अनेक वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। पियाजे की इस प्रकृति को अनुकूल यानी एडेप्टेशन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूल करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करने एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं, ज्ञान अर्जित करती हैं। यह प्रक्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध है वो संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूल बाहरी रूप से यह कर सकते हैं। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूल प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ स्टेज विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोज बाय जीन पियाजे। तो यानी जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं कौन सा मैच है राइटली। तो फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, कैन इंगेज इन मेक बिलीव प्ले, यानी कि नाटकीय खेल में संलग्न हो सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स परमानेंस बिगिंस। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, कैपेबल ऑफ मेंटली रिवर्सली एक्शन, यानी जो मेंटली एक्शन है उन्हें क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा फॉर्मर ऑपरेशन, जिसमें क्या है, दैट इज कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो हमारे क्या हैं, करेक्टली मैच नहीं है। तो देखते हैं हम, अगर बच्चा क्या है, संवेदिक पेशीय गामक अवस्था यानी फर्स्ट यानी सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 साल तक की होती है। इसमें इंद्रियां शिक्षक होती हैं, प्रतिवर्त क्रिया होती है, अंतर्गत व्यवहार होता है। और जो हमारा सेकेंड वाला स्टेज है उसमें क्या होता है, ये 2 से 7 वर्ष तक की आयु का होता है। इसमें भाषा का भी विकास होता है, अपरिवर्तनीयता होती है, अहम केंद्रवाद होता है और जीववाद होता है। और थर्ड स्टेज कहाँ से होती है, 7 से लेकर 11 ईयर्स तक की होती है। तर्क शुरू होता है, प्रतिवर्ती वर्गीकरण और संरक्षण होता है इसमें। फोर्थ स्टेज है हमारा, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 11 वर्ष से किशोर अवस्था तक होता है। इसमें क्या होता है, परिकल्पित निगनात्मक तर्क से सक्षम चिंतन, आपसी अभिवासी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की विच ऑफ दीज इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। तो वाइगोस्की के अनुसार कौन सा इसमें से महत्वपूर्ण कारक है। तो देखते हैं ऑप्शंस को, फर्स्ट क्या है, डायलॉग, पनिशमेंट, लेक्चर और रिवार्ड। तो राइट आंसर क्या है हमारा, डायलॉग। तो देखते हैं, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायलॉग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच साइकोलॉजिस्ट formulated the theory in which interaction is considered the most important in language development of child। तो कौन सा important है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो देखते हैं साइकोलॉजिस्ट के नाम देखते हैं मेरे पास, जीन पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर एंड नोम। तो अभी हमने पढ़ा डायलॉग यानी कि बच्चों के जो विकास में क्या करता है, भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया था अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? टू द एबिलिटीज़ इन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? मैनिपुलेटिंग इमेजेस, ग्राफिक स्किल्स एंड स्पेशल रीजनिंग, एनीथिंग दैट वुड इंक्लूड मोर देन 2 डायमेंशंस। सेकेंड हमारा सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन और मेलोडी। थर्ड हमारा ऑप्शन है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पेसिफिक पिचेस, टोन्स एंड रिदम्स दैट ऑफर्स में मिस। फोर्थ है मेकिंग कनेक्शन बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज एंड कैटेगराइजेशन, पैटर्निंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्ण ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना शामिल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजन की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा असर्शन रीजनिंग फिर से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन हमारा अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलसेंस जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप इज एजर्टेड बाय फिल्म एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी किशोरों की जेंडर भूमिकाओं पर जो रूढ़िवादिता के प्रति दृष्टिकोण है वो कौन फिल्म और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा काफ़ी प्रभाव डालते हैं। अब रीजनिंग अगर देखें तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है? मीडिया इज़ अ पावरफुल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो अभी हमने देखा था कि जो मीडिया है वो किस में आता है? सेकेंडरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। ओके, तो देखते हैं हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो कि किशोरों के लिए मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है जो उन्हें दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह के बारे में सिखाते हैं। स्कूल साथियों और मीडिया द्वारा बारीकी से पालन किए जाने पर परिवार को बच्चों के जीवन में समाजीकरण एवं प्राथमिक एजेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स टीचर शुड, यानी डिफरेंट बैकग्राउंड से लर्न करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है टू फॉलो डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। थर्ड है अधेयर टू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। फोर्थ है हमारा प्रैक्टिस एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं, संस्कृतियों, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ और क्षमताओं वाले कई शिक्षार्थी होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम चुनौतीपूर्ण पिछड़े दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देनी चाहिए। विविध शैक्षिक निर्देशांक रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चा क्या करे? विविधता के साथ सीख सके। और इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लिए बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को ये विभेदित निर्देश लागू करें। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? असर्शन है हमारा शुड डायरेक्ट लर्निंग एंड व्हाट हैज़ टू बी असेस्ड शुड डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी टॉट, यानी अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना चाहिए, इससे निर्धारित होता है कि क्या पढ़ना है। और सेकंड क्या है? शुड नॉट बी लिंक टू लर्निंग सिंस द टू आर सेपरेट प्रोसेस। इसका मतलब कुछ सीखने के लिए नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं। थर्ड है शुड टेक प्लेस टू डायरेक्ट लर्निंग बाय सेग्रीगेशन एंड डिवाइडिंग चिल्ड्रन इनटू सेम एबिलिटी ग्रुप, स्लो लर्नर्स, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, यानी बच्चों को समान क्षमता समूह, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है? शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिगिनिंग फ्रॉम असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। तो अगर हम राइट आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगमन की योजना और संगठन और आकलन में शिक्षक
शिक्षक अधिगम आकलन की योजना बनाते हैं और उसे व्यवस्थित करते हैं। मूल्यांकन के साथ शिक्षण अधिगम या शिक्षा अधिगम एकीकृत में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आकलन मूल्यांकन दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग यानी एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या कहलाता है? तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। इज individualistic and passive, is active and social in characters, in exam oriented, in textbook center। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है? व्यक्तिवादी और निष्क्रिय होना, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव और सोशल कैरेक्टर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना, और जैसा कि हमारे उसमें एनसीएफ में और एनसीईआरटी में भी है और न्यू एनईपी में भी आया है कि हमें टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं रहना है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो जॉन ड्यूवी जो थे एक अमेरिकी दार्शनिक थे जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है, जो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अनुकूल और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और शिक्षकों और साथियों की सक्रिय एवं सहयोग से उत्पन्न हुआ है, और यह एक विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को मुख्य रूप से बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए और ज्ञान याद रखने के बजाय समझकर और अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन है, टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मान्यकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का ही पालन करना चाहिए। तो रीजनिंग है, द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ टू वर्क टूवर्ड मेकिंग एवरीवन द सेम बाय डिसमिसिंग डिफरेंसेस, यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं? दैट इज सी इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए एंड आर दोनों क्या हैं? गलत हैं। हमारा राइट आंसर क्या है? दोनों गलत है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। तो देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। सभी छात्रों का वातावरण अलग होता है और वे भिन्न भिन्न वातावरण और संस्कृतियों से भी विकसित होते हैं, इस प्रकार उनकी समझ भी भिन्न होती है। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। कथन गलत है, क्योंकि कक्षा में अधिगमनकर्ता अलग अलग गति से अधिगम करते हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी सेम हो, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसी पे से हर एक स्टूडेंट क्या करे उसको समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16। तो इसमें क्या कह रहा है? व्हेन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर एडमिटेड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन सच सिचुएशन। तो यानी कि एक अगर स्पेशल नीड वाला बच्चा इंक्लूसिव क्लासरूम में है तो विच ऑफ द इसमें से कौन सी सिचुएशन क्या होगी? सही होगी। तो अगर हम ऑप्शंस को देख, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इट सीम्स अनरियलिस्टिक फॉर स्पेशल चिल्ड्रन टू लर्न अमंग नॉर्मल चिल्ड्रन, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? अनरियलिस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर डिमोटिवेटेड टू लर्न, यानी चिल्ड्रन क्या कर देंगे? स्पेशल नीड वाले, जो स्पेशल नीड विदाउट स्पेशल नीड वाले हैं वो क्या कर देंगे? डिमोटिवेट होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, टीचर नीड टू चेंज अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। फोर्थ क्या है? इट स्ट्रेंथन्स द एबिलिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू वर्क टुगेदर, अंडरस्टैंड एंड वैल्यू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, थर्ड एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, सेकेंड और थर्ड सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? सही है।
जो कि क्या कह रहा है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है और इससे सभी बच्चों के साथ काम करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण की तुल्य करने की कौशल सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन डीलिंग विद गिफ्टेड लर्नर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज यूज्ड टू डिनोट, यानी प्रतिभाशाली अधिगमताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा लो लेवल थिंकिंग, नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग, थर्ड हमारा रिजिड थिंकिंग, फोर्थ हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो लो लेवल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग ये होती है जिसमें क्या होता है कि कम ऑप्शंस को देखा जाता है, और डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट टाइप। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने की का इस्तेमाल अपसारी यानी डाइवर्जेंट सोच के लिए किया जाता है। एंड प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता पर प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं, व्हाट डज इंक्लूजन इन एजुकेशन इम्प्लाई, मतलब इंक्लूजन का मतलब क्या होता है अगर हम उसे एजुकेशन में इम्प्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है प्लेसमेंट ऑफ स्पेशली एबल्ड इन सोशल स्पेशल स्कूल्स। नेक्स्ट है प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्लेसमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोविजनिंग ऑफ सेपरेट सेक्शन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव सेटअप। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा में समावेश का अर्थ है कि सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना है जहां सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा डायलेक्सिया से। इज़ एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज इन, तो किस में है डिफ़िकल्टीज में, पठन वैकल्प, हियरिंग में, स्पीकिंग एंड हियरिंग में, और रीडिंग में। तो जैसे ऐसा नाम सजेस्ट कर रहा है पठन वैकल्प, तो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, रीडिंग से रिलेटेड। तो डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चों को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने में लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कैरेक्टराइज्ड इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोऑपरेटिव लर्निंग, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, रीजनेबल अकोमोडेशन और स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन हमारा डी वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि समावेशी या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का ये पार्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इन मिडिल स्कूल टीचर शुड, तो मिडिल स्कूल में टीचर्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉलो यूनिफॉर्म एंड फिक्स्ड करिकुलम, जो कि सही नहीं है। सेकेंड है टू फॉलो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। थर्ड हमारा क्या है, डिस्करेज क्वेश्चनिंग। फोर्थ है एनकरेज लर्निंग टू हाउ लर्न। तो हमें ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आज का, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखने की या फिर सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो हमारा NEP 2020 आया था उसके अनुसार सीखने की कैसे सीखना है मानकीकरण में लचीलापन यानी स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। नेक्स्ट है हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना, उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। और NEP 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला
और खेल की स्वीकृति किए जाने पर जोर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो क्या है, एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है, एम्फेसिस ऑन द प्रीडोमिनेट डायरेक्टिव रोल ऑफ द टीचर, एंड थर्ड ऑप्शंस क्या है, एडवोकेट द रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग, फोर्थ है एडवोकेट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो रूसी वैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने तर्क दिया है कि संस्कृति और सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास की प्रक्रियाओं को ये रूप में समझा और वयस्कों को और साथियों के साथ साथ एक बच्चे की पारस्परिक प्रक्रिया के दौरान अधिगम के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड वाइगोस्की लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इमिटेशन, पैसिव लर्निंग, कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, फोर्थ है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। अगर लर्नर एक्टिव एंगेज रहेगा तो उसकी लर्निंग क्या होगी, काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, एज अ टीचर हाउ वुड यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन योर स्टूडेंट। तो हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे, बाय जनरेटिंग फियर, बाय जनरेटिंग स्ट्रेस, बाय एनकरेजिंग पैसिव एंड repeated memorization of content and by encouraging brainstorming and use of strategies such as analogies and heuristics। तो ऑब्वियस सी बात है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमें उनको क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा ताकि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश देयर लर्निंग इज़ लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड पॉजिटिवली, यानी कि कौन सी इमोशंस को इन लर्निंग में फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनको क्या करता है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट टेंशन, सेकंड सेम, थर्ड ह्यूमिलेशन या फिर फोर्थ सेटिस्फैक्शन। तो इसमें क्या होगा, जब हमें टेंशन होगा तब तो हम ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नहीं होंगे, सेम में भी पॉजिटिव नहीं होंगे, ह्यूमिलेशन में भी पॉजिटिव नहीं होंगे, सेटिस्फैक्शन में क्या होंगे, हम पॉजिटिव होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इंट्यूटिव गेसेस बाय चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग शुड बी। तो इसका ऑप्शंस देखें अगर हम, तो पहले क्या कह रहा है, अपने पूर्ण ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने के डैश को क्या किया जाना चाहिए, डिस्करेज्ड, नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड, थर्ड है डिसमिस्ड, फोर्थ है पनिशमेंट। तो ऑब्वियसली बात है इंट्यूटिव गेस बाय चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग शुड बी, तो किससे होगा, उनको फैसिलिटेट करने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रोसेसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग इन स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड, यानी कि विद्यार्थियों को अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार से सुगम बनाया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाय एम्फेसाइजिंग रिपीटेड प्रैक्टिसेस, सेकंड है बाय पैसिव इमिटेशन, थर्ड है बाय गिविंग मटेरियल रिवॉर्ड, फोर्थ है बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन और डिस्कवरी से बच्चों की लर्निंग क्या होती है, इम्प्रूव होती है। चलिए देखते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन को। तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को अर्थ बनाने की प्रक्रिया को खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में छात्रों कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य की पहचानने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज़ नॉट एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। तो फंक्शनल फिक्सनेस,
तो सेकेंड है वर्किंग बैकवर्डनेस, थर्ड है हमारा ह्यूरिस्टिक्स एंड फोर्थ क्या है हमारा एल्गोरिदम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो फंक्शनल फिक्सनेस है ये क्या है हमारा इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रक्रियात्मक आबद्धता समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न रणनीतियों में उनके साथ अलग अलग कार्य योजनाएं, उदाहरण के लिए जैसे हम देखें एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण, पश्चिमगामी कार्यकारी व्यक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग, मतलब एक सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लर्निंग में क्या होता है, फर्स्ट इज़ अ पैसिव इन नेचर, सेकेंड हैज़ अ सोशल कैरेक्टर, थर्ड इज़ अ टेक्स्ट बुक सेंटर और फोर्थ क्या है एक एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, एक सोशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो सामाजिक रचनाबद्ध कक्षा में रट रट कर सीखने, याद रखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखने की स्वरूप सामाजिक होती है। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगमन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें उनका अपने चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना और भी शामिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रंस फेलर, यानी चिल्ड्रंस फेलर्स में कौन सा फैक्टर क्या है कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम, सेकेंड है कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, थर्ड है स्पेशल करिकुलम, स्पायरल करिकुलम, फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी असफलता एक वांछित उद्देश्य को पूरा न करने की अवस्था या स्थिति है। इसे सफलता के विपरीत के रूप में देखा जा सकता है। छात्रों की असफलता के कई संरचनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। मान्यकृत पाठ्यचर्या का विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षाशास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करें। तो आज हमने CDP वाला पोर्शन डिस्कस करा है, कल हम सोशल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।